ब्रिगेडियर शमीर जख्म खूरदा सांप की तरह तिलमिला रहा था। फलस्तीनियों ने उस पर मामूली चोट नहीं लगाई थी, मोसाद की कमर तोड़कर रख दी थी। वजीर आजम के सामने खुसूसी मामलात पर ब्रीफिंग देते हुए उसने महसूस किया था कि वो नॉर्मल इंसान नहीं रहा। अपने कमरे में पहुंचकर उसने ख्वाब आवर गोलियां खाकर अपने जहन को कदरे पुरसुकून किया और अब वो डेथ स्क्वाड के खुसूसी ग्रुप का इजलास तलब करने जा रहा था। हैमरिख इजलास में मौजूद था। उसका बच जाना ही बड़ी कामयाबी थी। गो के जर्मन इंटेलिजेंस को बखूबी इल्म हो चुका था कि कैदियों को ले जाने वाले दस्ते पर हमला करने वाले लोग कौन थे, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं थे कि इस्राएली हुकूमत से बाकायदा एहतजाज कर सकें, क्योंकि उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगा था। शमीर के लिए ज्यादा खतरे वाली बात यह थी कि अगर इस तरह फलस्तीनियों ने अपने गिरफ्तार शुदा साथी रिहा करवाना शुरू कर दिए तो उनके हौसले इतने बढ़ जाएंगे कि फिर इस तूफान के आगे बंद बांधना उनके लिए मुमकिन नहीं रहेगा। उसने मेज पर मुक्का मारते और चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहा, कुछ करना होगा, कुछ न कुछ करके दिखाना होगा। सारी कौम डिमोरलाइज हो गई है। अगर एक आध ऐसी वारदात और हो गई तो यहूदी कौम का हम पर से एतमाद ही उठ जाएगा। इस अगवा का बदला लेना नागुज़ीर हो चुका है। मुझे अगले 2 रोज के अंदर कोई मुकम्मल प्लान चाहिए, कोई भी ऐसा प्लान जिस पर अमल करके हम अपने दामन पर लगा दाग धो सकें। और थोड़ी देर आपस में बहस करने के बाद बिलाखिर वो एक शैतानी मंसूबे पर अमल करने का फैसला कर चुके थे। ब्रिगेडियर शमीर जानता था कि वो अपने असलाफ की पॉलिसी अपना कर ही दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकता है। उसने दुश्मन का घर जलाने के लिए अपने घर को आग लगाने का फैसला कर लिया था। वो जर्मनों को सजा देने पर तुल गया था। अभी जंग अजीम के जख्म ताजा थे। एक यहूदी की हैसियत से उसका ईमान था कि जर्मनों में हिटलर की रूह हुलूल कर चुकी है और वो कभी न कभी तारीख दोहराएंगे। बज़ाहिर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर रखी थी, लेकिन शमीर की इत्तलात के मुताबिक उनकी हमदर्दियां आज भी इसराइल के दुश्मनों के साथ थी। गो के वक्त ने जर्मनों को मसलहत कोश बना दिया था और बज़ाहिर वो खुद को जर्मनी की नई नस्ल और इसराइल के दोस्त कहने लगे थे। अपने दफ्तर में दाखिल होने पर जब अचानक उसकी मेज पर रखी हॉटलाइन टेलीफोन की घंटी बजी तो चंद लम्हे के लिए रॉ के डायरेक्टर अमरीश पुरी के दिल की धड़कन जरूर बेकाबू हो गई। उसका दायां हाथ किसी मैकेनिकी अमल के ताबे क्रेडल की तरफ बढ़ गया। वजीर आजम का पर्सनल सेक्रेटरी लाइन पर था। वजीर आजम गैर मुल्की दौरे पर जा रहे थे। अमरीश पुरी की इत्तलात के मुताबिक उस वक्त उन्हें एयरपोर्ट की तरफ रवाना होना चाहिए था, लेकिन अचानक हॉटलाइन पर गुफ्तगू उसने अंदाजा कर लिया कि सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई है। वजीर आजम दौरे से वापसी पर उसे तलब कर सकते थे। वजीर आजम थोड़ी देर बाद लाइन पर मौजूद थे। मुझे थोड़ी देर बाद रवाना होना है, ज्यादा तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है। हमारे दोस्त कुछ खुसूसी ताउन की दरखास्त कर रहे हैं, उनकी हर मुमकिन मदद करना, क्योंकि हम लोग भी कहूटा के लिए उनकी मदद हासिल कर रहे हैं। सिक्योरिटी कमीशन के चेयरमैन आपको सब कुछ समझा देंगे, आप खुद तिलबीब जाइए। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी मुल्क से गैर मौजूदगी के दौरान ये काम हो जाए। हमें इसराइली दोस्तों की खुशनुदी दरकार है, भले इसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। अमरीश पुरी ने फोन खड़े होकर सुना था। बोला, राइट सर, ओके सर, आपकी मर्जी के एन मुताबिक काम हो जाएगा। वजीर आजम की आवाज आई, गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट। सिलसिला मुनक़ता हो गया। थोड़ी देर बाद ही वो चेयरमैन सिक्योरिटी कमीशन के कमरे में मौजूद था। दोनों एक दूसरे के बेतकल्लुफ दोस्त थे। दोनों ने इंटेलिजेंस में इकट्ठे ही अपने कैरियर का आगाज किया था। चेयरमैन सिक्योरिटी कमीशन ने कहा, ब्रिगेडियर शमीर हमसे खुसूसी ताउन मांग रहा है। इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर से बराह रास्त दरखास्त की है, तुम आज शाम की फ्लाइट से निकल जाओ। प्राइम मिनिस्टर की दरखास्त है कि मामलात उनके गैर मुल्की दौरे के दौरान ही निपटा दिए जाएं। इस बात का ख्याल रखना कि श्रीनगर में उन लोगों की मदद के बगैर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, और कहूटा को नजरअंदाज कर देना हमारे लिए अपने हाथों अपनी कब्र खोदने के मुतरादिफ होगा। अमरीश पुरी बोला, मैं इन यहूदियों को जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। साले हमारे बाप हैं। मुझे अंदाजा है कि हमारी मदद की बहुत बड़ी कीमत वसूल करेंगे। हम तो नाम के बनिए हैं, असल में तो बनिए ये हैं जनाब, एक के 100 वापस वसूल करने वाले। खैर, मैं तैयार हूँ। अमरीश पुरी को बहुत कुछ समझ आ गई थी। वो जान गया था कि कहूटा के एटमी प्लांट की तबाही के लिए इसराइल ने जो खुसूसी मिशन इंडिया भेज रखा है और मोसाद इस ज़िमन में जिस फराख दिली से भारत की मदद कर रहे हैं, इसका मुआवजा यहूदी जरूर वसूल करेंगे और ब्रिगेडियर शमीर यकीनन उन्हें बहुत बड़े इम्तिहान में डालेगा। अमरीश पुरी ने यहीं से खुसूसी लाइन पर अपने मातहतों को हिदायत जारी कर दी और उसी रोज शाम की फ्लाइट से रॉ के 3 आला अफसरान की एक टीम लंदन जा रही थी। ये लोग डिप्लोमेटिक कवर के साथ आज़िम सफर थे। बज़ाहिर उन्होंने ऑडिट करने वाली टीम का रूप धार रखा था और लंदन के भारतीय काउंसलेट में हिसाब किताब की छानबीन के लिए जा रहे थे। लंदन के गेटविग एयरपोर्ट पर अमरीश पुरी और उसके 2 मातहतों को सिफारत खाने के आला
افسران نے خوش آمدید کہا۔ چونکہ ڈپلومیٹس کی آمد و رفت معمول کی کارروائی تھی، اس لیے کسی نے اس طرف توجہ نہ دی۔ انہوں نے لندن کے بھارتی ہائی کمیشن میں بمشکل 6-7 گھنٹے گزارے تھے جب انہیں تازہ خبر پہنچ گئی۔ بریگیڈیئر شمیر نے انتہائی سیکیورٹی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے را کے افسران کے تل اویو آنے کا پروگرام اچانک تبدیل کر دیا تھا، اور وہ اپنے 2 ماتحتوں کے ساتھ ایسے ہی کسی ڈپلومیٹک کور کی آڑ لے کر لندن کے اسرائیلی سفارت خانے میں پہنچ چکا تھا۔ اگلے روز اسرائیلی سفارت خانے نے ایک تقریب کا اہتمام کیا تھا جس میں دنیا بھر کے سفارتی نمائندے موجود تھے۔ ان سفارتی نمائندوں میں امریش پوری اور اس کے 2 ساتھی بھی شامل تھے۔ شراب و شباب کے نشے میں ڈگمگاتے سینکڑوں مہمانوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ امریش پوری اور اس کے دونوں ساتھیوں کو اسرائیلی حکام نے کس طرح سفارت خانے کے ایک محفوظ کمرے میں پہنچا دیا۔ کمرے میں زندگی اپنی تمام تر آسائشوں سمیت ان کی منتظر تھی۔ ابھی انہیں بیٹھے 2-3 منٹ ہی گزرے تھے جب انہوں نے بغلی دروازے سے ایک نازک اندام حسینہ کو شرابوں سے لبالب جام ٹرے میں رکھے اندر آتے دیکھا۔ اس ساحرہ نے جسم پر لباس کے نام پر بمشکل 2 دھجیاں باندھ رکھی تھی۔ ناز و ادا کے قریباً سبھی انداز اس نے چند لمحوں میں امریش پوری اور اس کے ساتھیوں کو دکھائے اور جام ان کے ہونٹوں سے لگا دیے تھے، اور اب مؤدب انداز میں کمرے کے ایک کونے میں اگلے حکم کی منتظر کھڑی تھی جب اچانک ہی اس کی پشت پر دوسرا بغلی دروازہ کھلا اور امریش پوری نے موساد کے بریگیڈیئر شمیر کو اپنے 2 ماتحتوں سمیت اندر داخل ہوتے دیکھا۔ بریگیڈیئر شمیر کو امریش پوری ہزاروں پردوں میں پہچان سکتا تھا۔ دونوں نے پاکستانی ایٹمی پروگرام سے متعلق کئی خفیہ میٹنگز کی تھیں، اور اب سری نگر میں موساد اور را نے مشترکہ آپریشن بھی اس سلسلے میں شروع کیا ہوا تھا۔ انتہائی منافقانہ مسکراہٹوں کے ساتھ دونوں نے ایک دوسرے کا خیر مقدم کیا، پھر سب نے باری باری گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ اس دوران وہی حرافہ جس نے ان تینوں کو عالم مدہوشی کی سیر کروائی تھی، اپنے ہاتھوں میں 3 اور جام ایک ٹرے میں سجا کر لہراتی ہوئی وہاں آئی، اور تھوڑی دیر بعد شمیر اور اس کے دونوں ساتھی اپنے ہاتھوں میں جام تھامے ان کے سامنے صوفوں میں دھس چکے تھے۔ بریگیڈیئر شمیر کا اشارہ پا کر وہ حرافہ جس طرح آئی تھی اسی طرح اپنی کمر کو لچکاتی بل کھاتی واپس لوٹ گئی۔ دونوں آپس میں پاکستانی ایٹمی پلانٹ پر گفتگو کرنے لگے، جبکہ ان کے ساتھی بڑے مؤدب انداز میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ اس درمیان بریگیڈیئر شمیر نے امریش پوری کو ہر ممکن طریقے سے اس بات کا احساس دلا دیا تھا کہ موساد کے تعاون کے بغیر وہ پاکستان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ امریش پوری بظاہر تو اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ جل بھن کر کباب ہو رہا تھا۔ یہودیوں کے احساس تکبر کا اس کے ساتھیوں نے بھی سخت نوٹس لیا تھا۔ امریش پوری اپنے دونوں ساتھیوں کی آنکھوں میں لہراتے احساسات کو پڑھنے کے فن میں یکتائے روزگار تھا۔ اس کی اس خوبی نے اسے اتنی تیزی سے ترقی کی منازل طے کروائی تھی کہ اس کو اپنے ماتحتوں کی حرکات و سکنات سے ان کے دل و دماغ میں موزن خیالات کا اندازہ ہو جاتا، اور وہ ان کی سائیکو تھراپی کی کوئی نہ کوئی صورت نکال کر انہیں روبہ عمل رکھتا۔ امریش پوری بولا، میرے خیال سے اب ہم دوسری بات کر لیں۔ اس نے بظاہر تو بریگیڈیئر شمیر کو وقت کی نزاکت کا احساس دلایا تھا، لیکن اپنے لہجے کی تلخی پر وہ 1000 کوشش کے باوجود قابو نہ پا سکا۔ بریگیڈیئر شمیر نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں، وہ بھی اسی میدان کا کھلاڑی تھا۔ موساد کے اذیت پسند سربراہ کو انسانی بے بسی اور بے کسی کے ایسے مناظر دیکھنے کا جنون تھا۔ وہ دل ہی دل میں امریش پوری کی اس حالت پر جھوم کر رہ گیا۔ بولا، میرے خیال میں پہلے کھانا کھا لیا جائے، اس کے بعد ہم ساری رات اطمینان سے بات کر سکیں گے۔ اس نے امریش پوری کا جواب سنے بغیر اپنے صوفے کی ایک سائیڈ پر لگا بٹن دبا دیا۔ امریش پوری کٹ کر ہی تو رہ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ ابھی انہیں مزید 2-3 گھنٹے بریگیڈیئر شمیر کے طنز و تشنیع کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر وزیر اعظم اور چیئرمین سیکیورٹی کمیشن کی طرف سے موساد کے ساتھ تعاون کی خصوصی ہدایات انہیں نہ ملی ہوتی تو امریش پوری اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن اپنے ملک کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کی حیثیت سے اسے اس بات کا بھی احساس تھا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو بھوت بن کر ان کے اور مغربی دنیا کے سر پر سوار ہے، اس کے تدارک کے لیے وہ لوگ قدم قدم پر موساد کے محتاج تھے۔ کبھی کبھی امریش پوری کو حیرت ہوتی کہ پاکستان میں موساد کے ذرائع اطلاعات کہیں کہیں سے بھی زیادہ تھے۔ اس بات کا علم تو اسے بعد میں ہوا کہ ایک مخصوص طبقے کے لوگوں کے ذریعے موساد نے اپنی جڑیں پاکستان میں بہت گہری اتار لی تھی۔ وہ لوگ اس مخصوص اہلیت سے بین الاقوامی سطح پر خصوصی تعلقات رکھنے کی وجہ سے ان کی ہمدردیاں حاصل کر چکے تھے۔ موساد بین الاقوامی سطح پر ان کے ساتھ جو تعاون کر رہی تھی، اس کے عوض اس طبقے کے لوگ پاکستان کے سرکاری راز موساد تک پہنچانے کے پابند تھے۔
वही जोहरा जमाल हर्राफा अपने पहलू में अपने जैसी 3 और जिनसी बिल्लियों के हमरा थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर उनकी खिदमत में हमतन मसरूफ थी। चारों यहूद ने अमरीश पुरी और उसके साथियों को यहूदी प्रोटोकॉल के मुताबिक पेश कर दी गई थी। ये मामूल की कार्रवाई थी। अमरीश पुरी और उसके साथी यहूदियों खुसूसन मोसाद के आदाब महफिल से बखूबी आगाह थे। उन्होंने दुनिया के जिस मुल्क में भी मोसाद के अफसरान के साथ कोई कारोबारी नौयत की मुलाकात की, वहाँ मोसाद ने उन्हें शराब व शबाब की रंगीनियों से लुत्फानंदोज होने के मौके जरूर मुहैया किए। यहूदी इस मामले में शायद दुनिया में सबसे ज्यादा खुद कफील वाक़े हुए थे। गो के रॉ का भी ये सबसे बड़ा और तेज तरीन हथियार था। लेकिन अमरीश पुरी इस बात का कायल हो चुका था कि अभी इस मैदान में कोई मोसाद का सानी पैदा नहीं हुआ। उनके मिजाज जायके के मुताबिक हर मुमकिन खाना यहाँ मौजूद था। खाने से पहले वाइन के छोटे छोटे जाम उन लड़कियों ने खुद तैयार करके रॉ के अफसरान के सामने रखे। खाने की मेज पर भी ब्रिगेडियर शमीर ने अपनी बर्तरी साबित करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। उसने हर मुमकिन तरीके से अमरीश पुरी तक ये बात पहुंचा दी थी कि कहूटा के एटमी प्लांट से मुताल्लिक CIA, KGB और रॉ भी वो कुछ नहीं जानते जो मोसाद वाले जानते हैं। अब ये कि एक मोसाद ही रूए जमीन पर ऐसी यहूदी इंटेलिजेंस एजेंसी मौजूद है जो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के इस एटमी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने की अहलियत रखती है। खाने के खात्मे पर जब वो लोग कॉन्फ्रेंस रूम का रुख कर रहे थे तो अमरीश पुरी और उसके साथ ही दिल में भगवान का शुक्र बजा लाए कि अब उन्हें कम से कम कुछ देर के लिए ही सही ब्रिगेडियर शमीर की लाफ गुजाफ से निजात मिल जाएगी। कॉन्फ्रेंस रूम में सिर्फ एक लंबी मेज और उसके गिरदा गिर्द कुर्सियां मौजूद थीं, या फिर बरकी आतिशदानों में दहकते अंगारे जिन्होंने लंदन की रगों में उतरती सर्दी का सारा दमखम खत्म करके रख दिया था। दोनों टीमें आमने सामने बैठी हुई थीं। थोड़ी देर बाद ही ब्रिगेडियर शमीर अमरीश पुरी को बराह रास्त उसकी आंखों में झांकते हुए अपने ऑब्जेक्टिव से आगाह कर रहा था। उसका तहक्कुमाना लहजा अमरीश पुरी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त जरूर था, लेकिन चाणक्य के पैरोकार ने अपने शास्त्रों से बहुत कुछ सीखा हुआ था। ये लोग मुसलमानों की तरह कभी अपने जज्बात को अपनी अक्ल पर सवार न होने देते और यही इनकी कामयाबी का राज था। दिल की बात दिल में दफन करके शीरीं जबान के दरिया बहाए रखने के फन में वो यहूदियों के भी बाप थे। ब्रिगेडियर शमीर ने उसे तफसील से गुज़श्ता हालात बताने के बाद कहा था कि इसराइली हुकूमत को इस बात का यकीन है कि जर्मनों ने फलस्तीनी अगवा कुनंदगान की मदद की है और अगर उन्हें इस तरह ढील दी गई तो जर्मनी में फलस्तीनी मुजाहिदीन के लिए नरम गोशा रखने वाले अफसरान के हौसले और बढ़ जाएंगे। ब्रिगेडियर शमीर बोला, मिस्टर अमरीश पुरी, मुझे वजीर आजम ने हुक्म दिया है कि जर्मनों को इस इंसानियत नवाजी का मजा जरूर चखाया जाए ताकि हमारा मुस्तकबिल महफूज रहे और इसके लिए हमें आप लोगों का ताउन दरकार है। यूं भी हमारे मफादात और मुहर्रकात एक हैं। जब हमने आपस में दोस्ती कर ली है तो दोस्ती की ये ट्रैफिक यकतरफा ही क्यों चले, हम एक दूसरे का हाथ क्यों न बटाएं। शमीर एक मर्तबा फिर पटड़ी से उतरने लगा। अमरीश पुरी ने अपने साथियों के जज्बात मजीद कुचले जाने से बचाने के लिए ब्रिगेडियर शमीर की तकरीर को इस मरहले पर खत्म करना जरूरी समझा। बोला, आप हमसे क्या चाहते हैं? शमीर बोला, मेरे साथियों ने ये एक्शन प्लान तैयार किया है। इतना कहकर ब्रिगेडियर शमीर ने अपने एक मातहत की तरफ देखा जिसने अपने ब्रीफ केस में से एक फाइल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। ब्रिगेडियर शमीर ने फाइल अपने सामने रखकर पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे वो फाइल पढ़ रहा था अमरीश पुरी और उसके साथियों के चेहरों पर एक रंग आ रहा था और दूसरा जा रहा था। अपनी बात के खात्मे पर ब्रिगेडियर शमीर ने फातिहाना अंदाज में उनकी तरफ देखा। अमरीश पुरी ने उसे दो टोक अंदाज में जवाब दिया, ब्रिगेडियर, मैं इस सिलसिले में अपने वजीर आजम को एतमाद में लिए बगैर आपसे कोई वादा नहीं कर सकता। ब्रिगेडियर शमीर ने उनके सामने इतनी खतरनाक फरमाइश की थी कि जिससे भारत की आलमी साख दाव पर लगने का खतरा मौजूद था। ब्रिगेडियर शमीर ने बड़े तंजिया लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो यही समझा था कि वजीर आजम ने आप लोगों को ब्रीफिंग देकर भेजा था। बहरहाल अगर आप लोग मुनासिब समझें तो हम इसी वक्त आपका राब्ता भारतीय वजीर आजम से करवा सकते हैं। अमरीश पुरी बोला, आपका शुक्रिया, मैं अपने सिफारत खाने तक जाने की इजाजत चाहूंगा। हम सुबह नाश्ते की मेज पर दोबारा मिलते हैं। अमरीश पुरी जानता था कि इसराइली काउंसलेट से महफूज तरीन लाइन पर होने वाली उसकी वजीर आजम के साथ बातचीत दुनिया की किसी और एजेंसी तक पहुंचे या न पहुंचे, कम से कम मोसाद तक जरूर पहुंच जाएगी। वो इस संगीन सूरत हाल पर फौरी तौर पर कोई फैसला करके खुद को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। तकरीब के दूसरे मेहमानों के साथ ही वो लोग भी बाहर आ गए थे। ब्रिगेडियर शमीर और उसके साथियों ने उन्हें उसी कमरे से रुखसत किया था। तकरीब वाले हॉल तक उनकी रहनुमाई किसी और ने की थी। काउंसलेट का सारा अमला मौजूद था। अमरीश पुरी की काउंसलेट में आमद कोई मामूली बात नहीं थी। भारतीय काउंसलेट उनकी आमद के बाद से अपने दफ्तर में मौजूद था।
इस दौरान उसने सिर्फ इसराइली हाई कमीशन की तकरीब में शिरकत की थी। उसकी तरकीब में शिरकत के दौरान भी अमले के दूसरे लोग अपनी अपनी जगह मुस्तैद थे। अमरीश पुरी उसके इल्म में लाए बगैर काउंसलेट की खुसूसी लाइन पर यूरोपीय मुल्क के उस भारतीय सिफारत खाने से राब्ता कर रहा था जहां उस वक्त भारतीय वजीर आजम मौजूद थे। भारतीय वजीर आजम को एक इस्तकबालिया के दौरान अमरीश पुरी के खुसूसी फोन की इत्तला दी गई थी। इस्तकबालिया से फारिग होने पर वो अपना तयशुदा प्रोग्राम बदल कर अचानक ही भारतीय सिफारत खाने की तरफ चल दिए। उनके प्रोग्राम में इस अचानक तब्दीली का मुतल्लिका मुल्क की सिक्योरिटी ने नोटिस तो लिया था, लेकिन वो कुछ कहने या करने की पोजीशन में नहीं थे। मुतल्लिका मुल्क का सिक्योरिटी चीफ भारतीय वजीर आजम के प्रोटोकॉल ऑफिसर की तरफ से वजीर आजम के प्रोग्राम में तब्दीली और भारतीय सिफारत खाने में जाने की इत्तला पाकर एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गया था, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने अपने मातहतों को खुसूसी सिक्योरिटी अहकामात जारी कर दिए थे। उन्हें अपने वजारत खारजा और दाखिला की तरफ से बतौर खास कहा गया था कि वजीर आजम भारत की सिक्योरिटी के बंदोबस्त में कोई कमी न रह जाए, क्योंकि भारत में चल रही आजादी पसंद तहरीकों की तरफ से जान का जबरदस्त खतरा था। सिफारत खाने की तरफ से जाने वाले रास्तों पर मुतल्लिका यूरोपीय मुल्क की सिक्योरिटी ने अपने एजेंटों का जाल बिछा दिया था। भारतीय वजीर आजम ने अपनी एम्बेसी में पहुंचते ही मखसूस टेलीफोन संभाल लिया। ऑपरेटर ने अगले ही लम्हे उसका राब्ता लंदन में अपने काउंसलेट से करवा दिया था और अब अमरीश पुरी लाइन पर मौजूद था। उसने 3-4 मिनट में मोसाद की तरफ से की जाने वाली फरमाइश भारतीय वजीर आजम तक पहुंचा दी थी। मिस्टर पुरी, अगर हर बात का फैसला मैंने ही करना है तो फिर वजीर आजम ने बात अधूरी छोड़ दी। अमरीश पुरी बोला, सर मैं इंतहाई माजरत खा हूँ, लेकिन मामलात इतने नाजुक हैं कि आपके इल्म में लाना जरूरी है। वजीर आजम ने उसके सारे खदशात एक ही फिक्रा कहकर खत्म कर दिए थे, कोई मुजायका नहीं। मेरे ख्याल से अगर कहूटा वाला ऑपरेशन कामयाब हो जाता है तो ये कोई महंगा सौदा नहीं। अमरीश पुरी ने एक मर्तबा फिर बेवक्त जहमत देने की माफी मांगी और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। अब वो दूसरी महफूज लाइन पर भारत में सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन से बात कर रहा था। उसने चेयरमैन को बता दिया था कि इस काम के लिए वो वजीर आजम की इजाजत हासिल कर चुका है। रात 1 पहर ढल चुकी थी जब मोसाद के डायरेक्टर ब्रिगेडियर शमीर को अमरीश पुरी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया। एक जहरीली मुस्कुराहट उसके होंठों पर नाचने लगी। गो के थोड़ी देर पहले वजीर आजम इसराइल के साथ होने वाली बातचीत में उसके मुल्क के वजीर आजम ने खदशा जाहिर किया था कि शायद रॉ इस जिम्मेदारी को कबूल न करे, लेकिन ब्रिगेडियर शमीर ने बड़े एतमाद से कहा था, सर कहूटा भारतीय हुकूमत की भी उतनी ही बड़ी कमजोरी है जितनी हमारी। हम पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम के खतरे की तलवार जब तक उनके सर पर लटकाए रखेंगे, ये लोग सिधाए हुए बंदरों की तरह इशारों पर नाचेंगे। फिर ये भी ख्याल रहे कि हमने इनका बहुत बड़ा काम करने का बीड़ा उठा रखा है। वजीर आजम ने कहा था कि ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ से किसी अच्छी खबर का मुंतजिर हूँ। और अब इसराइली वजीर आजम अपनी काबीना के सीनियर अरकान के साथ बड़ी बेचैनी से ब्रिगेडियर शमीर के फोन का मुंतजिर था। मुसलसल और जानलेवा इंतजार से उसके साथियों के आसाब तड़कने लगे थे, लेकिन वो बड़े मजबूत आसाब का मालिक था। ब्रिगेडियर शमीर की तरफ से कामयाबी का सिग्नल मौसूल होते ही उन लोगों ने खुशी से जोरदार नारे बुलंद किए थे और उसके साथ ही फतह के जाम टकराने लगे। सहूनियत के अलमबरदार और चाणक्य के चेले चांटे मिलकर एक घिनौना खेल रचाने जा रहे थे। इन्होंने इंसानों के लिए मौजूद किसी भी इंसानी ज़ाब्ते को खातिर में न लाने का फैसला किया था। इनके नजदीक बैनुल अक़वामी क़वानीन बनाए ही इसलिए गए थे कि कोई इन्हें तोड़े। ये लोग जिसकी लाठी उसकी भैंस के कायल थे और जानते थे कि किसी भी बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी पर उन पर कोई आफत नहीं टूटेगी। सिफारती सतह पर एहतजाज जरूर होगा, लेकिन ऐसे जाने कितने एहतजाज रोजाना रिकॉर्ड पर आते रहते हैं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।